चलिए बेटा, हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है? द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या करते हैं कि हम मॉलिक्यूल्स का डायग्नोसिस करते हैं। देखिए मतलब क्या है इसका? देखिए बेटा कि जनरली क्या होता है कि हम कोई भी, जैसे कोई भी जो डिजीज होती है, द डिजीज जो पर्टिकुलर कोई भी डिजीज होती है, तो वो आपकी बॉडी में जाकर कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें सिम्टम्स आते हैं, और सिम्टम्स आने के बाद में उस पर्सन को लाइक डिजीज फील होती है। तो लाइक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मतलब जैसे आपके, जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई डिजीज होती है, तो डिजीज से आपकी बॉडी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे बनते हैं जो कि उसके सिम्टम्स को प्रोड्यूस करते हैं। If you are capable to treat that molecule at early level, then it is possible that you can treat to yourself from a longer effect। मतलब आप लंबे इफेक्ट से आप बच सकते हो अगर आप अपने आप को ट्रीट कर लो बहुत लॉन्ग, मतलब बहुत जल्दी आप एक सही टाइम पर ट्रीट कर लो आप। You know that the effective treatment of a disease, early diagnosis, understanding its pathophysiology is very important। मतलब किसी भी डिजीज के इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए, उसके अर्ली डायग्नोसिस के लिए, मतलब जितना जल्दी हो सके उसको हम सही करें, उसके लिए मतलब अर्ली चेकिंग के लिए उस डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी पता होना बहुत जरूरी है। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि वो डिजीज किस तरीके से आपकी बॉडी में फंक्शन कर रही है, मतलब वो बैक्टीरिया किस तरीके से आपकी बॉडी में जा रहा है, कौन सी सेल को इफेक्ट कर रहा है, किस तरह का मेटाबॉलिक पाथवे चला रहा है, तो वो समझना बहुत जरूरी होता है। उसको हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। यूजिंग ए कन्वेंशनल मेथड जैसे कि सीरम टेस्ट है, यूरिन एनालिसिस है, उससे आप अर्ली डिटेक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल की, जैसे कि सीरम एनालिसिस क्या होता है? सीरम एनालिसिस होता है कि जैसे आपका जो ब्लड होता है, ब्लड के जो एनालिसिस होता है उसको हम सीरम एनालिसिस कहते हैं। यूरिन एनालिसिस होता है, लेकिन उससे अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई डिजीज होती है, तो डॉक्टर जनरली सजेस्ट क्या करते हैं कि लाइक यू गो विद दी जस्ट यूरिन एंड द सीरम एनालिसिस, ब्लड टेस्ट करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो। लेकिन पहले होता था, अब आपके टाइम में डॉक्टर यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के अलावा वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमें बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन या कोई वायरल इन्फेक्शन हमें उसमें डिटेक्ट ही नहीं होता है। मतलब सीरम एनालिसिस और यूरिन एनालिसिस में हमें वो डिटेक्ट ही नहीं होता है, डिटेक्शन मिलता ही नहीं है उसका। तो इसलिए क्या होता है कि जब डिटेक्शन नहीं मिलता है, देन हमें कुछ अदर ट्रीटमेंट्स के लिए फोकस करना होता है। जैसे कि अगर हम अभी देखेंगे कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के टाइम पर हम क्या कर रहे थे पहले कि नॉर्मल हम चेक कर रहे थे कि नॉर्मल सलाइवा ले रहे थे, सलाइवा लेकर हम उसको टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, ब्लड टेस्ट कर रहे थे, तो ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आएगा। सीरम एनालाइज जब आपके नॉर्मली जब आप स्पूटम जब आपके नेजल से सैंपल लेके उसको टेस्ट कर रहे थे, उसमें भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन फिर क्या गया, पीसीआर क्या गया, पीसीआर में रिजल्ट आने लगा, सीटी स्कैन में रिजल्ट आने लगा। तो कई बार क्या होता है कुछ मॉलिक्यूल्स के डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस का मतलब होता है चेक करना, कई बार कुछ डिजीज के डायग्नोसिस करने के लिए कुछ अदर ट्रीटमेंट हमें पॉसिबल करने होते हैं, जैसे कि कुछ अदर तरीके के ट्रीटमेंट हमें आने चाहिए। ओके, ये सब ट्रीटमेंट बेटा, आप जितने भी ट्रीटमेंट आपको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पीसीआर है, आरडीटी है, एलिजा है, प्रोब है, ये सारे ट्रीटमेंट आप सीखोगे मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, ये सारे ट्रीटमेंट आप मेडिकल कॉलेज में सीखोगे। कैसे हम पीसीआर को यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, सॉरी डायग्नोसिस के लिए, कैसे हम आरडीटी को यूज कर सकते हैं। आरडीटी तो क्या बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होगी, आरडीटी को इतना यूज नहीं किया जाता। पीसीआर कॉमन है, ठीक है, एलिजा कॉमन है, प्रोब भी थोड़ा टिपिकल है। तो पीसीआर और एलिजा तो सिंपल टेस्ट है। पीसीआर और एलिजा तो क्या होता है कि बहुत पीसीआर और एलिजा बहुत सिंपल टेस्ट है। ठीक है, पुष्पेंद्र क्या कर रहे हो ये? मैं अगर ये मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा अभी कभी। ओके, पीसीआर और एलिजा, पीसीआर और एलिजा ये सबसे सिंपल टेस्ट है। ये सबसे सिंपल टेस्ट होते हैं जो आप नॉर्मली परफॉर्म कर सकते हो। एलिजा टेस्ट क्या होता है? एचआईवी टेस्ट करने के लिए एलिजा टेस्ट होता है। जो एचआईवी टेस्ट होता है ना, एचआईवी, उसमें एलिजा का टेस्ट, एलिजा मतलब उसमें एलिजा एलिजा किया जाता है। सिखाएंगे आपको, एलिजा किट आती है, उस एलिजा के थ्रू हम कर सकते हैं। जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे काम करती है, जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे काम करती है। आपका जो कोरोना एनालिसिस हो रहा था कि जो वो नेजल से सैंपल लेते हैं, फिर उसको एक सैंपल में डिप करते हैं, सैंपल में डिप करने के बाद में सैंपल से डिप करते हैं, डिप करने के बाद में फिर आपका ट्रीटमेंट, आपका वो डायग्नोसिस करते हैं कि उसको कोरोना है कि नहीं है। वो भी एंटीजन एंटीबॉडी एनालिसिस था, उसको भी हम एलिजा टेस्ट कहते हैं। इसके अलावा सॉरी, वो एलिजा टेस्ट नहीं होता, वो एंटीजन एंटीबॉडी एनालाइज ट्रीटमेंट होता है। वो मतलब एलिजा टेस्ट उसका एक टाइप है। इसके अलावा जैसे कि जो प्रेगनेंसी किट आती है, प्रेगनेंसी किसी भी बेटा एंटीजन एंटीबॉडी पे काम करती है। तो ऐसे ऐसे वैरायटी ऑफ सिस्टम है जिसके थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं कि कोई डिजीज है कि नहीं है।
जैसे कि आरडीटी का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पीसीआर का मतलब क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एलिजा का मतलब होता है एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। और प्रोब दे आर सम फ्यू टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, ओके, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। बेटा ये नाम याद रखना, ठीक है, इम्यूनो एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, इसका पूरा नाम याद रखना आप, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है मेडिकल कॉलेज में। मतलब ये आप एलिजा के बारे में डिटेल में पढ़ोगे मेडिकल कॉलेज में। पीसीआर खुद चला के देखोगे, पीसीआर खुद यूज करना सिखाया जाएगा आपको कि कैसे भी हम कैसे भी टेस्ट को हम पीसीआर के थ्रू कर सकते हैं। आरडीटी मैंने आपको पढ़ाया लास्ट लेक्चर में, मतलब जो लास्ट हमारा चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट, उसमें आरडीटी मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रिपेयर करना। लेकिन वो बहुत टिपिकल ट्रीटमेंट, वो टिपिकल डायग्नोसिस होता है, वो नॉर्मल लेवल पे नहीं किया जाता। अब जैसे कि पीसीआर आप पढ़ चुके हो, पीसीआर मैंने आपको पढ़ाया, पीसीआर के तीनों स्टेप्स पढ़ाए जो एक साइकिल के अंदर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है ना, प्रोब पढ़ा है आपने। ये मैं आपको थोड़ा बहुत प्रोब और एंजाइम लिंक ऐसे समझा दूंगा क्या होता है। इसके अलावा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, लास्ट सॉरी चैप्टर में पढ़ाया था, जिसमें आपके 3 स्टेप्स है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और लास्ट वन इज एक्सटेंशन। उसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कितने टेम्परेचर पे काम करता है, किस बैक्टीरिया से उसको आइसोलेट किया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का दूसरा नाम क्या होता है, ये सब चीजें हमने वहां डिस्कस की थी। लेकिन ध्यान रखना, ये जो पीसीआर होता है इसका यूज हम वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन में कर सकते हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी से डिफरेंट एप्लीकेशन, मेडिकल में डिफरेंट एप्लीकेशन है पीसीआर का, ठीक है। अब ये अगर आप बैक्टीरिया पे चेक कर रहे हो तो आपका पीसीआर कहलाएगा। वायरस, अगर आप रिट्रोवायरसेस पे चेक कर रहे हो पीसीआर, तो उसको आरटीपीसीआर कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, जो कोरोना के टीम किया जाता है, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर टेस्ट मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है वो। क्योंकि वो उसमें क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इसलिए होता है क्योंकि वो कोरोना वायरस के अंदर आरएनए था, आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसकी चेकिंग की जाती है। सो इट मींस ये कुछ ऐसे डायग्नोसिस हैं जो थोड़े से नॉन कन्वेंशनल है, जैसे कि ब्लड टेस्ट करना या फिर यूरिन टेस्ट करना, ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है। और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से कभी कभी हमें हमें जो डायग्नोसिस होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, मतलब आपको प्रॉपर इसका आइडिया नहीं मिलेगा कि उसको है कि नहीं है, उसको वो डिजीज है कि नहीं है, हमें प्रॉपर आइडिया नहीं मिलेगा। बट इफ यू आर गोइंग, इफ यू आर मूविंग थ्रू द सच डायग्नोसिस, तो आपको बहुत जल्दी समय पे पता चल जाएगा कि इसको ये प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है, जैसे कि एलर्जी का, मैं आपको एलर्जी का एग्जांपल देता हूँ। एलर्जी एक ऐसा इश्यू है जो पता नहीं चलता कि इस पर्सन को जो प्रॉब्लम आ रही है क्यों, एलर्जी की वजह से, किसकी वजह से। अब नॉर्मल ब्लड टेस्ट कर लो, यूरिन टेस्ट कर लो, कुछ नहीं आएगा। हाँ, कभी कभी डब्ल्यूबीसी की सेल्स, पस सेल्स दिखाई दे जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं शायद एलर्जी है। लेकिन आप चाहो तो उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, अगर किसी भी लिविंग सिस्टम की वजह से कोई एलर्जी हो रही है, या फिर प्रोब की मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि उसका एलर्जी है। तो इसलिए इन सब चीजों के बारे में भी जानना होता है। इससे क्या होता है कि अगर आपको देखिए, अगर आपको डिजीज का अर्ली डायग्नोसिस मिल गया, मतलब आपको पता चल गया कि हाँ ये बीमारी है, तो उसको सही टाइम पे ट्रीट कर सकते हो। वरना क्या होगा कि डिजीज एकदम बढ़ने लग जाएगा, फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अब जैसे कि हम एड्स की बात करते हैं, एड्स में क्या होता है कि एड्स का कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है। एड्स कभी भी अपने इफेक्ट दिखा सकता है, 1 साल के अंदर, 10 दिन के अंदर, या 6-6 साल के बाद, 6-6 साल के बाद में उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। लेकिन एड्स का ट्रीट आप डायग्नोसिस करना है, उसके लिए ब्लड टेस्ट नहीं है, यूरिन टेस्ट नहीं है एड्स के लिए। आप यूरिन टेस्ट से ब्लड, आप एड्स को नहीं टेस्ट कर सकते। ओके, तो इसके लिए क्या होता है, एलिजा टेस्ट होता है, आपको दिखाएंगे, वहां पे सिखाया जाएगा कि एलिजा टेस्ट कैसे होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब जैसे एक मिनट, the presence of pathogens, देखिए, presence of pathogen bacteria virus is normally susceptible when the pathogen produces disease symptom। मतलब हम देखिए, एक सिंपल सी बात है कि देखिए, by this time the concentration of pathogen is already in our body is very high amount। अब देखिए, हमें कब पता चलता है कि हमें कोई डिजीज है, जब तक कोई सिम्टम नहीं आते। मलेरिया का हमें कब पता चलता है कि जब उसके 3 या 4 दिन के बाद ठंड लगती है। एचआईवी का कब पता चलता है कि जब वीकनेस आती है। तो मतलब, या फिर आपकी जो टंग होती है बिल्कुल सफेद हो जाती है, तो हमें कुछ आइडियल सिम्टम्स आते हैं कि हाँ हो सकता है। लेकिन क्या नाम है कि, लेकिन अगर उस वक्त क्या होता है, जब हम ट्रीट करने जाते हैं तो पैथोजेंस का अमाउंट हमारी बॉडी में इतना ज्यादा हो जाता है, पैथोजेंस का अमाउंट हमारी बॉडी में इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता, या फिर ट्रीटमेंट पॉसिबल भी होता है तो बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली है बेटा, ये नॉर्मल भी है कि हम जब तक, हमें क्या पता चलेगा कि हमें कोई डिजीज है, जब तक कि हम किसी डॉक्टर के पास में नहीं जाते, राइट। हम कब, जब तक डॉक्टर, जब तक हमें कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, हाउ वुड आई गेट टू नो कि लाइक कि वी आर सफरिंग फ्रॉम सच डिजीज, हमें कैसे पता चलेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं पता चलेगा।
ओके, इसलिए क्या होता है कई बार आपने देखा होगा कि एक एक मेडिकल एक आपको एक वर्ड सुना होगा आपने, मेडिकल चेकअप। जैसे जो इंश्योरेंस होता है, तो इंश्योरेंस में अगर आप किसी कंपनी का मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, तो मेडिकल इंश्योरेंस के टाइम पर आपको ये समझाते हैं कि आप इस मेडिकल इंश्योरेंस के अंडर आप अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करवा सकते हो। पूरी बॉडी का चेकअप करवा सकते हो आप। तो उसमें कोई डिजीज नहीं है आपको, लेकिन आप मेडिकल चेकअप करवा सकते हो, मतलब साल में एक बार। उससे क्या होता है कि वो आपके ब्लड सैंपल को लेंगे, आपके स्पूटम को लेंगे, आपके यूरिन सैंपल को लेंगे, आपके किसी भी एक सेल का डीएनए लेंगे और फिर उसका पीसीआर करेंगे। मतलब उसको वैरायटी ऑफ लेवल तक, हर एक बारीक लेवल तक माइनर चेकिंग करेंगे उसकी। उससे पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई डिजीज पनप तो नहीं रही है। कई बार ऐसा होता है कि डिजीज इतने हद के बाद पता चलता है कि हम उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। However, very low concentration of bacteria or virus at a time when a symptom of disease are not yet visible can be detected by the amplification of their nucleic acid by PCR. जब उस बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन बहुत कम है, उस टाइम पर आपको सिम्टम्स तो नहीं आते हैं, उस वक्त आपको सिम्टम्स तो नहीं आते हैं, लेकिन आप उसके न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। कोरोना वायरस से आरटीपीसीआर कैसे कर रहे थे हम? कोरोना वायरस के आरटीपीसीआर कैसे करते हैं? कोरोना वायरस में क्या करते हैं? आपने देखा बेटा आरटीपीसीआर टेस्ट होते हो, कहीं देखा है आपने? कहीं देखा है आपने आरटीपीसीआर यस टेस्ट होते हैं? आपने देखा है देखा बच्चों? है कैसे यस कैसे सर। होता है, कैसे होता है आरटीपीसीआर? सर वही वाला तो जो गले में कुछ डाल के दिखाओ सबसे बोल बोल। हाँ, गले में वो गले में जो होता है, जो म्यूकस होता है, उस म्यूकस को बाहर निकालते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर उसको एक सॉल्यूशन में डालते हैं वो किसी में। हाँ, सॉल्यूशन में डालते हैं, राइट। फिर सर हमने रैपिड वाली देखी थी। हाँ, वो तो रैपिड कह रहे हो, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो तो आप क्या कर रहे हो, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, वो अलग है। मैं पीसीआर अलग बात कर रहा हूँ। रैपिड एंटीजन टेस्ट तो क्या होता है, एक बार ऑफ करना बेटा। रैपिड एंटीजन टेस्ट तो क्या होता है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होता है, वो तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे होता है। क्या होता है कि जब आपकी, जैसे फॉर एन एग्जांपल की, जो आपके नेजल से क्या होता है कि म्यूकस लेते हैं, म्यूकस को क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। अब वो सॉल्यूशन कौन सा होता है, सुनिएगा। वो जो सॉल्यूशन होता है वो एंटीबॉडी का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आपका जो सॉल्यूशन होता है ना, वो एंटीबॉडी का सॉल्यूशन होता है। अगर आपके म्यूकस के अंदर कोई भी एंटीजन है, अगर आपका कोरोना वायरस का कोई भी एंटीजन है म्यूकस का, तो एंटीबॉडी में जाते ही वो कलर चेंज कर देगा। अगर नहीं है तो कलर चेंज नहीं होगा, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ एंटीबॉडी, कुछ एंटीजन है प्रेजेंट, मतलब कुछ एंटीजन प्रेजेंट है, जब भी तो एंटीबॉडी में रिएक्शन किया उसने, वरना एंटीबॉडी से रिएक्ट ही नहीं करेगा वो। समझ में आ गया? अगर आपके नेजल से उन्होंने सैंपल निकाला, अगर आपको कोरोना, किसी को भी कोरोना वायरस ने इफेक्ट किया होगा, तो एंटीजन तो बना होगा उसका। तो एंटीजन को क्या करते हैं, एंटीबॉडी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। तो अगर एंटीबॉडी के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो एंटीबॉडी कलर चेंज करेगा। तो कलर चेंज करते ही हमें आइडिया लग जाता है, हाँ इस पर्सन को एंटीजन है, जब भी तो एंटीबॉडी बनी है, जब भी तो बेटा एंटी सडनली एंटीबॉडी से रिएक्ट कर रहा है वो। तो इस वजह से हमें पता चल जाता है कि इसको कोरोना वायरस है। ये तो होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट, मतलब आपको 10 या 15 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाता है। वो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। एक होता है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर में क्या करते हैं, सेम स्पूटम लेते हैं। ठीक है, अब स्पूटम को हम थोड़ा सा, जनरली क्या होता है कि जब आपने देखा होगा, जब हम रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, तो नेजल के अंदर एक कॉटन का स्वैब डाला जाता है, और वो बहुत अंदर तक डालते हैं। वो क्या होता है, नेजोफेरिंग्स तक जाता है, बहुत अंदर तक जाता है, वो नेजोफेरिंग्स तक जाता है, और नेजोफेरिंग्स से लेकर उसको स्वैब को बाहर निकालते हैं। वो नेजोफेरिंग्स तक डालते हैं आपके। तो क्या होता है कि आरटीपीसीआर में क्या करते हैं कि नेजोफेरिंग्स तक डाला, डालने के बाद वहां से सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद में फिर उसमें देखते हैं, कोई अगर कोई फॉर एन एग्जांपल देखिए, यहाँ पर कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस में आरएनए है, राइट। तो अगर हम उसमें देखते हैं कि कोरोना वायरस का अगर आरएनए को हम वहां क्या करते हैं, सैंपल को निकालते हैं, और सैंपल को निकालने के बाद उसके न्यूक्लिक एसिड को बाहर निकालते हैं, और न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं। अगर उसके न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, तो मतलब इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट था। अगर मान के चलो कि आपने सैंपल को निकाला, सैंपल को निकाला, तो दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो कोरोना पॉजिटिव या कोरोना नेगेटिव। अगर मान के चलो कोरोना नेगेटिव है, आपने सैंपल को निकाला, निकालने के बाद में क्या हुआ कि इसको, आपने सैंपल को निकाला, सैंपल को निकालने के बाद में क्या करते हैं कि जैसे कि सैंपल को निकालते हैं, निकालने के बाद में क्या होता है, वायरस का एक कैप्सिड होता है, तो सबसे पहले प्रोटीज एंजाइम देते हैं, वो कैप्सिड को डिसॉल्व कर देगा। फिर आपको क्या होता है, उसका आरएनए, अगर अगर है तो, अगर नहीं है तो देखिए, अगर है तो क्या होगा, पहले है तो सुनिए, तो क्या होगा, कैप्सिड को डिसॉल्व करेगा, डिसॉल्व करने के बाद में आरएनए मिल जाएगा आपको। फिर आरएनए का पीसीआर शुरू कीजिए। अगर आपको मान के चलो कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पर, पीसीआर का साइकिल में 30 मिनट का होता है शायद, ओके, मुझे टाइम का तो कंफर्म नहीं है आरटीपीसीआर का कितना है। 30 मिनट के अंदर अगर आपको लग रहा है, 30 मिनट के अंदर थोड़ा ज्यादा ही होता है वैसे तो, बेसिकली क्या होता है, अगर आपका उस न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है,
तो इसका मतलब ये है कि उसमें न्यूक्लिक एसिड था, जब भी तो एम्प्लीफिकेशन हुआ है, वरना एम्प्लीफिकेशन होता ही नहीं। अगर उसका कोरोना पॉजिटिव नहीं है वो, तो कोई मतलब ही नहीं है, कभी कोई इन्फेक्शन हुआ है मतलब कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो क्या होता है, साइकिल बार बार चला के देखना पड़ता है। कई बार क्या होता है, एक साइकिल के अंदर रिजल्ट आ जाता है, कई बार 2 साइकिल के अंदर रिजल्ट आता है, कई बार 3 साइकिल के अंदर रिजल्ट आता है, कई बार 4 साइकिल के अंदर रिजल्ट आता है। मान के चलो आपको एक साइकिल में रिजल्ट आ गया, एक साइकिल में रिजल्ट आ गया तो मतलब उसको कोरोना बड़ा इन्फेक्टेड कर चुका है। अगर आपके 5 साइकिल में रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब कि कोरोना वायरस का इफेक्ट कम है। सिंपल एग्जांपल है, जैसे गन्ने की जूस की शॉप होती है, तो जैसे वो गन्ना डालता है तो पहली बार जब गन्ना डालेगा वो, ठीक है, जो शुगर केन को ग्राइंडर में डालता है, तो ग्राइंड करने पर अब पहली बार में उतना जूस नहीं निकलता है। पहली बार अब वो 3-4 बार जब तक उसको सर्कल नहीं कर लेता, साइक्लिंग नहीं कर लेता, जब तक उसका प्रॉपर अमाउंट में जूस नहीं आता है। अगर मान के चलो पहली बार में अगर जूस आ गया, पहली बार में अगर जूस आ गया तो मतलब जूस बहुत ज्यादा था। तो वैसे अगर पहली बार में कोरोना, पहले साइकिल में अगर कोरोना डिटेक्ट हो गया, तो मतलब वो पर्सन कोरोना से सीरियसली बहुत हाई लेवल पे इंपैक्टेड हो चुका है। समझ में आ गया? यस सर। ओके, चलिए कोई नहीं। एक मिनट। अब देखिए, अब ये क्या नाम है, एक बार मैं आपको ये समझाने से पहले पहले मैं आपको लेके आता हूँ इसके ऊपर। जैसे देखिए यहाँ पे जो लाइन लिखी है बुक के अंदर आपकी, ओके, अब यहाँ तक आपने पढ़ा, कैन यू एक्सप्लेन द हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट द वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए। PCR is now routinely used to detect HIV in a suspected AIDS patient। देखिए, आप देखिए HIV को यूज कर रहे हैं हम, मतलब पीसीआर का हम चेक किसमें कर रहे हैं, HIV के अंदर। मतलब वैसे तो HIV को चेक करने के लिए कौन सा होता है, आरटीपीसीआर होता है। HIV को चेक करने के लिए, सॉरी, HIV को टेस्ट करने के लिए एलिजा टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट होता है, फिर कंफर्म के लिए CD4 टेस्ट होता है। लेकिन अब आप पीसीआर भी यूज कर सकते हो, पीसीआर के थ्रू पता चल जाएगा कि उस पर्सन को HIV है। और HIV में भी आरएनए वायरस होता है, तो ये भी आरटीपीसीआर हो गया। अब कैन यू एक्सप्लेन द हाउ द पीसीआर कैन डिटेक्ट द वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए। इसका आंसर बता सकते हो बेटा आप? इसका आंसर बता सकते हो कि हाउ द कैन यू एक्सप्लेन द हाउ द पीसीआर कैन डिटेक्ट ए लो अमाउंट ऑफ द डीएनए। इसका बता सकते हो आंसर? हाँ बेटा, बता सकते हो कि नहीं? ये टाइम चाहिए सोचने के लिए। सर पीसीआर में जो डीएनए की कॉपीज होती है वो बहुत सारी बन जाती है ना, एम्प्लीफिकेशन हो जाता है उसका। ओके, और कुछ बेटा, कुछ और बता सकते हो? चलिए कोई नहीं, आप एक काम करिए, थोड़ा टाइम, आपको अगर आइडिया नहीं लग रहा, आप बता सकते हो बेटा? हाँ बेटा, आप बता सकते हो? यश? सर हाँ, सोचिए सोचिए, सोचने को कोई मना नहीं बेटा। अगर आपको अभी नहीं आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको अभी नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा टाइम ले लो, ठीक है? अभी आप थोड़ा टाइम ले लो, आप क्या कहते हैं, आराम से घर इसका एक काम करिए। एक मिनट, अगर आपको अभी नहीं आ रहा है इसका आंसर, बेटा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? जस्ट यू टेक योर टाइम, ओके, जस्ट यू टेक योर टाइम। वैसे तो वर्षा ने सही बताया कि हम उसको चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कैन यू एक्सप्लेन द हाउ द पीसीआर कैन डिटेक्ट अ वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए। थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता कोई बड़ी बात नहीं है, पर थोड़ा सा कोशिश तो कीजिए सोचने की।
यश बेटा बताओगे बेटा? यस थोड़ा सा ट्राई करो। सर मतलब पीसीआर में डीएनए कॉपी बन जाती तो उसको एम्पलीफाई करके। हाँ बस सिंपल सा रीजन है बेटा, वैसे भी सिंपल सा रीजन है कि आप लो अमाउंट को कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, उसको एम्पलीफाई करके। आप एम्पलीफाई कर दो, एम्पलीफाई करने के बाद में आप उसको आसानी से टेस्ट कर सकते हो कि उसको उसको बेसिकली कोई पर्टिकुलर मतलब न्यूक्लिक एसिड को हम एम्पलीफाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक है। इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट द म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। अब क्या होता है कि फॉर एन एग्जांपल कैंसर का रीजन क्या होता है कि कोई जीन म्यूटेंट हो जाती है। म्यूटेंट होने से क्या होता है कि लाइक सेल डिवीजन पे कंट्रोल नहीं होता, और जब कंट्रोल नहीं होता तो लाइक डिलीट हो जाए या म्यूटेशन हो जाए तो किसकी वजह से कैंसर हो सकता है, तो आप कैंसर के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो म्यूटेशन जीन को आइडेंटिफाई कर, इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक इवन टू आइडेंटिफाई द मेनी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। मतलब इसके थ्रू वेरी मतलब वैरायटी ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। अब ये बेटा ध्यान रखना, एक चीज याद रखना कि क्या कहते हैं आप किस तरीके से कर सकते हैं ना, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके कोर्स में नहीं है कि किस तरीके से पीसीआर का हम यूज कर सकते हैं कि किसी भी लाइक डिजीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो अभी आपके कोर्स में नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। ओके सॉरी। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि जैसे कि मॉलिक्यूलर प्रोब है, मॉलिक्यूलर प्रोब कैसे करते हैं, जैसे कि जैसे मैं आपको पहले टेक्नोलॉजी समझा देता हूँ। जैसे कि एलिजा टेस्ट देखिए, एलिजा टेस्ट कैसे काम करता है। एलिजा कैसे काम करता है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे काम करता है। Infection by the pathogen can be detected by the presence of antigen, protein, glycoprotein, or by detecting the antibodies synthesized against a pathogen। मतलब आपने क्या करना है, आपको आपको करना क्या है कि देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या किया कि एंटीबॉडी किटेड, आपको जब एलिजा किट मिलती है परचेज की, किट में क्या होता है वो पहले से एंटीबॉडी कोटेड होती है। ठीक है, आप पहले से क्या होता है कि ध्यान रखना है, पहले से एंटीबॉडी कोटेड होती है। राइट, ये पहले से क्या, एक मिनट, ये पहले से क्या होता है एंटीबॉडी कोटेड होती है। एंटीबॉडी कोटेड होती है, आपने क्या किया कि उसके ऊपर एंटीजन डाल दिया। ठीक है, आपने क्या किया उसको एंटीजन डाल दिया। फिर एंटीजन जब डाला तो जब आपने यहाँ पे एंटीजन डाल दिया, तो एंटीजन डालने पे क्या होगा कि वो एंटीजन इस पर्टिकुलर एंटीबॉडी से रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, वो एंटीजन इस पर्टिकुलर एंटीबॉडी से रिएक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, एंजाइम का यूज करते हो। तो एंजाइम क्या होता है कि उस हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही बेटा?